बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। फाइनली आप लोगों का मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है और आप लोग अगर आप मॉडल पेपर को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो क्या होगा कि आप लोग को क्वेश्चन के लेवल का पता चलेगा और क्वेश्चन का पैटर्न का पता चलेगा और जो है इसका कठिनाई स्तर क्या है या आसान है, किस तरह का क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से मालूमात हो जाएगा। इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले आपको मॉडल पेपर को एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए कि जो है किस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, किस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। और फिर अगर आप इस क्वेश्चन को पूरे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से एक बार देख लेते हैं, तो आपको जो है टेस्ट भी हो जाएगा आपका कि आपका तैयारी क्या है। तो इसलिए आप लोग पूरे इस ऑब्जेक्टिव सेशन को अच्छी तरह से देख लें क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सेशन होने वाला है मॉडल पेपर का। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपको जो है एक अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरा कितना नंबर आ सकता है और हमें यहाँ से कितना तैयारी करने की ज़रूरत है। तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ ये हिस्ट्री का मॉडल पेपर, यानी क्लास 12th का हिस्ट्री का मॉडल पेपर इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए ये मॉडल पेपर है और आप इसको अच्छी तरह से देखिए और जो है क्लास को जो है बढ़िया से एक तरफ से हर एक क्वेश्चन को हम जो है आपको आंसर की बताते चलेंगे। चलिए अब देखते हैं इसमें कि जो है आपका कितना क्वेश्चन देगा। तो इसमें टोटल क्वेश्चन है 138 दिया गया है। 138 में से आपको जो टोटल कितना 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव दिया गया है। क्या है? ऑब्जेक्टिव है इसमें और 100 में से आपको कितना करना है? तो 50 का ही यानी 50 का ही आपको जो है आंसर लगाना है। और इसमें क्या किया है कि इसमें 30 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, 30 इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसमें 8 क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इनमें से क्या करना है आपको आधा आधा का आंसर करके आना है। यानी पैटर्न वही है जो पिछले बार था 2024 में बोर्ड एग्जाम में। और जो है क्वेश्चन का लेवल आप देखने से पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। और अगर आप इसको सही तरह से देख लेते हैं तो इससे क्या होगा कि 25 से 30 नंबर आपका इससे जो है बन सकता है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है यहाँ से। तो इसलिए चलते हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग अभी देखेंगे, फिर बाद में इसका एक एक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। चलिए सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। चलिए अब पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतत्व के अंतर्गत नहीं आता है, बताइए। तो कौन सा प्रतत्व के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? साहित्य नहीं आता है। ये मेरा जो है ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा हुआ ये क्वेश्चन है, ये पहला ही क्वेश्चन दे दिया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? ये भी है, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। तो जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो काली बंगन से मिला है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? तो किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? तो लोहा का उपयोग नहीं करते थे, सोना का करते थे, तांबा करते थे और चांदी का करते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो क्या होगा? मेलुहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेलुहा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं? बताइए कितने चिन्ह हैं? क्या होगा इसका आंसर? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं 26 चिन्ह थे। क्या थे? 26 चिन्ह थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाई मुहर पर कनिंगम ने कब रिपोर्ट दिया था? बताइए कब रिपोर्ट दिया था? तो कब दिया था? 1875 में दिया था कनिंगम ने। और जो है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऐसा ही पूछ सकता है आपको कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है अलेक्जेंडर कनिंगम। ये भी आपको यानी VBI इसको मान के चलना है, ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राजगा यानी राजगीर किस महाजनपद की राजधानी थी? बताइए किस महाजनपद की राजधानी थी राजगीर? बताइए
तो किसकी थी? किसकी थी? तो मगध की थी। किसकी? तो मगध की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अब जो है मगध की स्थापना किसने की थी? तो ये भी आपसे पूछ सकता है, तो किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी। कौन? बिंबिसार ने की थी। ये भी याद रखना है आपको। मगध की स्थापना, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने? तो बिंबिसार ने की थी। और किस वंश का यह शासक था? तो आपको ये बताना था किस वंश का। तो हर्यक वंश का राजा था ये। हर्यक वंश का शासक था, आपको ये याद रखना है। और मौर्य मौर्य वंश का शासक तो कौन? तो अशोक। अशोक कौन, किस वंश का शासक? तो मौर्य वंश का शासक था ये। और जो है आपका क्या कहते हैं कि जो है कलिंग युद्ध किसने जीता था? तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, कलिंग युद्ध किसने जीता था? तो अशोक ने ही जीता था। और अशोक जो है हर्यक मौर्य क्या कहते हैं कि ये कैसा जो है आपका कलिंग युद्ध को ये जीत लिया था ये आप इसको याद रखिएगा। और मौर्य वंश का ये तीसरा राय था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोला है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र किसने लिखा था बताइए। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य थे। अब अगला क्वेश्चन है कि 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो कौन बने थे? तो R.E.M. व्हीलर बने थे। R.E.M. व्हीलर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी? किसने की थी? तो अशोक ने की थी। किसने? अशोक ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो किसने किया था प्रयाग प्रशस्ति की रचना? किसने की थी? तो हरिसेन ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिल संगम साहित्य में आनीमई किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो किसान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किसान को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता है? तो पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता है? तो किसान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? तो क्या था शासनकाल? 375 से 415 ईस्वी आपको बताना है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चीनी तीर्थयात्री फाहियान कब भारत आया? यानी किस किस ईसा पूर्व में आया था बताइए। तो किस ईसा पूर्व में आया था? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन के महान दार्शनिक कौन थे? तो कौन थे महान दार्शनिक, कौन थे बताइए आप लोग। तो कन्फ्यूशियस थे। कौन थे? कन्फ्यूशियस। ऑप्शन और बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? तो किस देवता की स्तुति है बताइए आप लोग। क्या होगा इसका? अग्नि, इंद्र, सोम, तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? बताइए कि तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कहाँ की थी? गांधार की थी। गांधार की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधार। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 20, योद्धे गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? बताइए किस धातु के, यानी कौन से धातु के बनाए हुए सिक्के जारी किए थे? इसका आंसर क्या होगा सही? क्या हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर सी, तांबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया? बताइए। अशोक का बोला है तो किसने? तो जेम्स प्रिंसेप ने लगाया था। शिलालेखों का अध्ययन भी किया था सबसे पहले, उन्होंने पता लगाया था, उन्होंने पढ़ने का कोशिश उन्होंने ही किया था। जेम्स प्रिंसेप ने किया था। जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शक शासक रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो बताइए किस भाषा में लिखा गया है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो संस्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बताइए। तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था बुद्ध के बचपन का नाम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? देखिए
अब बुद्ध से पूछा है तो टारगेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि टारगेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब देखिए, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था बताइए, आप लोग को तो पता होगा ये। कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब इसमें और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? तो बोध गया में। इसका पैदाइश कहाँ? तो लुम्बिनी में। और जो है उसका जो है मृत्यु कहाँ? तो आपको जो नहीं, उपदेश कहाँ दिया था पहला? उपदेश कहाँ दिया था? तो जो है सारनाथ में दिया गया था। यह आपको याद रखना है महात्मा बुद्ध के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सांची स्तूप की खोज कब हुई? बताइए, सांची स्तूप की खोज कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1818 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? बताइए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? क्या होगा इसका सही उत्तर? बताइए, क्या हो जाएगा? तो महावीर स्वामी थे। ये अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। अब अगर पूछ दे कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन था, तो कौन था? ऋषभदेव था। कौन था? ऋषभदेव, यानी संस्थापक सदस्य था। आपसे जो है 23वां भी पूछ सकता है इसका। पार्श्वनाथ कौन था? कौन सा था? तो 23वां था। कितना? 23वें तीर्थंकर थे ये, 23वें। ये आपको याद रखना है इसको, पार्श्वनाथ। अल बिरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? बताइए, किस भाषा में लिखी थी? क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या हो जाएगा? तो अरबी में लिखा था। किस में लिखा था? अरबी में लिखा था। अल बिरूनी ने किताब उल हिंद, यानी किताब उल हिंद को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? तहकीक ए हिंद। ये दूसरा नाम इसका क्या है? तहकीक ए हिंद बोल सकते हैं इसको। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? बताइए, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? ये भी पूछ सकता है आपको। तो कहाँ का था? तो मोरक्को का था। कहाँ का था? मोरक्को का यात्री था ये। कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को का यात्री था। और जो है भारत में वो कितने वर्ष बिताया था? तो 14 वर्ष बिताए थे वो भारत में। आपको ये भी याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? बताइए, कौन थे? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बर्नियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांसिस बर्नियर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांसिस बर्नियर। यानी इससे एक क्वेश्चन और ही बन सकता है कि जो है फ्रांसिस बर्नियर किसके दरबार में आए थे, यानी किसके समय में आए थे, ये भी ऐसा पूछ सकता है। तो आपको बताना है क्या? औरंगजेब। किसके? तो औरंगजेब के समय में आए थे वो भारत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया? बताइए, कौन भारत में ही बस गया था? तो कौन बस गया था? मनुची बस गया था। कौन? मनुची। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब अगला क्वेश्चन, पूरी पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप हैं? बताइए, किस देवता के रूप हैं? पूरी, बताइए कहाँ पे है? तो उड़ीसा के पुरी में जो पूजे जाने वाले भगवान हैं, भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? विष्णु भगवान। कौन हो जाएगा? विष्णु भगवान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती है? तो किसकी पूजा की जाती है? तो देवी की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर इसका। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संत थी? कौन अलवार संत थी? तो कौन थी? तो अंडाल थी। कौन थी? अंडाल थी। अंडाल। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आपको तो सही तरह से याद रखिए आप। निम्नलिखित में से कौन नयनार संतों की रचना है? बताइए, निम्नलिखित में कौन नयनार संतों की रचना है? तो कौन आपका जो है नयनार दिव्य प्रबंधम और तोतरम दोनों हो जाएगा इसमें से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? बताइए, किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? बताइए क्या होगा? तो ताजिका मतलब ताजिकिस्तान। क्या? ताजिकिस्तान सेंट्रल एशिया का ये देश है, सेंट्रल एशिया का कंट्री है ताजिकिस्तान। आपको ये याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल
मसेह कहा जाता था? बताइए, सुल्तान उल मसेह किसे कहा जाता था? इसका क्या होगा आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है, ये भी पूछता है, तो कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। और मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर शरीफ में है। ये भी आपको याद रखना है। टारगेटेड क्वेश्चन क्वेश्चन आपको याद करके रखना है। खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया था? बताइए, खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। और इसका पैदाइश कहाँ हुआ था? तो पटना बिहार में हुआ था। कहाँ पे? पटना, यानी बिहार के पटना में हुआ था। और जब प्रथम गुरु अगर आपको पूछे तो प्रथम गुरु आपको क्या बनाना? गुरु नानक जी। गुरु नानक जी। और गुरु नानक जी किसके शिष्य थे? तो किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के शिष्य थे। आपको ये भी आपको याद रख के चलना है। गुरु नानक, देखिए यहाँ पे टारगेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है कि गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? बताइए, 38 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? बताइए, तो क्या था? गुरु अंगद। क्या हो जाएगा? गुरु अंगद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। गुरु ग्रंथ साहित्य का अंतिम संकलन किसने किया था? बताइए, किसने किया था अंतिम संकलन? तो किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कौन किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ? बताइए, कौन सी शताब्दी में हुआ था? बताइए, क्या हो जाएगा इसका? तो 12वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है मेरा ऑफलाइन क्लास का भी, तो आप क्या होगा, बहुत सारा क्वेश्चन था कि इसमें बहुत सारा पढ़ा हुआ था, तो इतना सब आपको जो है बताया नहीं गया, ये भी तो सीधे सीधे आ गया है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 1336। हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे और विजयनगर साम्राज्य के क्या थे? लोग संस्थापक थे। क्या थे? तो संस्थापक थे। विजयनगर साम्राज्य आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरिहर और बुक्का यानी किस वंश के शासक थे? किस वंश के शासक थे? तो संगम वंश के शासक थे। संगम वंश के शासक थे, आपको याद रखना। और विजयनगर साम्राज्य पर कितने वंशों ने यानी कि शासन किया? तो 4 वंशों ने शासन किया था। कितने वंशों ने शासन किया था? 4 वंशों ने शासन किया था। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं आप यहाँ से, ताकि कभी कंफ्यूज ना हो। अगर चारों पूछ दे तो क्या रखना है? SST अभी तो हम लोग पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कोई होता है साइंस, कोई मैथ होता है, लैंग्वेज होता है, तो आपको याद रखना है SST। क्या याद रखना है? SST। और लास्ट में क्या रखना है? ए याद रख लेना है। SST ए। तो SST, तो अब आपका पहला वाला एस से क्या हो जाएगा? संगम वंश। अब दूसरा वाला एस से क्या हो जाएगा? तो सुलु वंश हो जाएगा। तीसरा वाला यानी तीसरा में है तो टी है, तो ये हो जाएगा तुलु वंश। और ए से हो जाएगा क्या? आरवीडू वंश। आपको याद रखना है ये। तो हरिहर और बुक्का किस वंश के शासक थे? तो संगम वंश के शासक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुलु राजवंश का शासनकाल क्या था? बताइए, सुलु राजवंश का शासनकाल क्या था? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? सुलु राजवंश का शासनकाल पूछा है यहाँ पे, तो शासनकाल क्या बताइएगा इसका? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1485 से 1505। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया था? बताइए, किस राजवंश ने शासन किया था? तो किसने किया था? आरवीडू ने किया था। किसने? आरवीडू ने किया था। आपको ये भी आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। हम्पी की खोज किसने की? हम्पी नगर या हम्पी की खोज किसने की थी? बताइए, किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? बताइए, क्या होगा आंसर? तो किसने की थी? जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और हम्पी जो है, हम्पी की स्थापना कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। ठीक है, आपको ये भी आपको याद रख के चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, यानी
1347 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसमें और भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत कब जो है अस्तित्व में आया था। तो यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1200 कितना में, तो 1200 आपको 6 में दिल्ली सल्तनत जो है आपको अस्तित्व में आया था आपको। चलिए अब इसमें एक और यहाँ पे भी दे दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब, तो यहाँ पे भी दे दिया गया है 1336 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल रज्जाक किस देश का राजपूत था, बताइए। तो किस देश का राजपूत था बताइए अब्दुल रज्जाक, तो कहाँ का था, तो फारस का था। फारस का दूसरा नाम क्या, तो यूनान। आपको इस फारस के जगह में यूनान भी दे सकता है। तो अब्दुल रज्जाक आपको जो है कहाँ से आए थे, तो फारस से आए थे, आपको याद रख के चलना है। और यूनान भी आपको याद रख के चलना है, वहीं से आया था, एक ही नाम है दोनों का। अब देखिए विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहा है, ये क्या कहा जाता था, राय कहा जाता था, ऑप्शन और बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे, संरक्षक देवता कौन थे, बताइए कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विरूपाक्ष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था, बताइए किस देवता को समर्पित था, तो विष्णु भगवान को यानी विष्णु देवता को समर्पित था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है माल्याद किसने लिखा, माल्याद किसने लिखा, तो किसने लिखा था, कृष्ण देव राय ने लिखा था, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अच्छा ये भी पूछ सकता है कि जो है माल्याद जो लिखा गया था तो किस भाषा में लिखा गया था, तो तेलुगु भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में, तेलुगु भाषा में लिखा गया था, आपको ये भी याद रख के चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर, तो क्या हो जाएगा, डोमिंगो पेस, क्या हो जाएगा, डोमिंगो पेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर नामा कितने खंडों में विभाजित है, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है, बताइए। तो अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है, तो 3 खंडों में विभाजित है अकबरनामा। और इसका तीसरा खंड, और इसका जो है तीसरा खंड को क्या कहा जाता है, तो आइन ए अकबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइन ए अकबरी कहा जाता है, आइन ए अकबरी कहा जाता है। और आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त था, आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने भागों में था, तो 5 भागों में था आइन ए अकबरी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इससे इसका अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है कि जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते हैं, जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो नकदी फसल को कहते हैं। किसको कहते हैं, नकदी फसल को कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले में दी गई जमीन जो वंशानुगत हो गई क्या कहलाती थी, बताइए इसको क्या कहलाती थी। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या कहलाती थी, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा मीरास और वतन। तो यहाँ पे आपका क्या ले लेगा, ये ऑप्शन नंबर डी आपको पकड़ लेगा यहाँ के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आलू टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया, तो कहाँ से आया था, तो यूरोप से आया था। कौन लाया था, तो पुर्तगाली भारत आए थे सबसे पहले, तो पुर्तगाली आए थे, तो आपको वही लोग आए होंगे, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए बादशाह नामा किसने लिखा, बताइए बादशाह नामा किसने लिखा था, किसने लिखा था, तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बादशाह नामा में किसके बारे में लिखा गया था, किस बादशाह के बारे में लिखा गया था, तो शाहजहां के बारे में लिखा गया था बादशाह नामा। अकबरनामा में किसका लिखा गया था, तो अकबरनामा में लिखा था अकबर के बारे में। अकबरनामा किसने लिखा, यानी अकबरनामा को किसने लिखा था, तो अबुल फजल। और जो है आपका जो है आईना अकबरी भी है, और इसमें आपका बाबरनामा कौन, तो तुझे के बाबरी आपका जो है बाबर ने लिखा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आलमगीरनामा किसने लिखवाया था, बताइए। अब देखिए मैच कर रहा है क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड दे देता है दूसरा क्वेश्चन, टारगेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। तो आलमगीरनामा किसने लिखवाया था, किसने लिखवाया था आलमगीरनामा, बताइए। तो किसने लिखवाया था, किसने लिखवाया था, तो औरंगजेब ने लिखवाया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही सही उत्तर। और औरंगजेब ने ही बीवी का मकबरा बनवाया था,
बीबी का मकबरा बनवाया था, आपको ये भी याद रखना है। बीबी का मकबरा, मकबरा कहाँ पे है? बीबी का मकबरा कहाँ पे है? तो औरंगाबाद में है। कहाँ पे है? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पे पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है ये औरंगाबाद। अभी नया नाम उसको दे दिया गया संभाजी नगर, संभाजी नगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में हुई? तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में हुई थी? पूछा किस भाषा में हुई थी? तुर्की भाषा में हुई थी, तुर्की भाषा में हुई थी। सुलह सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या होगा इसका आंसर? सार्वभौमिक शांति। सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी किसने? अकबर ने अपनाई थी, ये भी याद रखना है आपको। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? बताइए। बाबर ने जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो किसका हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर का जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन? आपको ये भी तो पूछ सकता है। तो कौन? तो बाबर। आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर बना था? बंगाल का गवर्नर बना था कौन? तो कार्नवालिस। कौन था? कार्नवालिस। आपको याद होगा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब? 1757 में जो है अंग्रेजी सेना की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? किसने किया था? यही लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था। आपको ये भी याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल था? बताइए। पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल था? क्या आंसर होगा इसका? तो जमींदारों और रैयतों का अर्जिया, कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आनंद मठ किसकी कीर्ति है? बताइए। आनंद मठ किसकी कीर्ति है? तो आनंद मठ किसकी कीर्ति है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का। किसका? बंकिम चंद्र चटर्जी का कीर्ति है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? तो सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? तो जमींदारों पर लागू था। किस पर लागू था? जमींदारों पर लागू था। ऑप्शन और बी हो जाएगा इसका। दामिन ई कुह का सीमांत कब हुआ? दामिन ई का क्या था? दामिन ई कुह क्या था? एक भूभाग था। क्या था? एक भूभाग था। क्या था? भूभाग था। आपको ये याद रखना है, ये भी पूछता है। तो बताइए दामिन ई कुह का सीमांकन कब हुआ था? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो क्या हो जाएगा? 1832 में। 1832। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? बताइए क्या होगा? तो 1861 में होता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? बताइए कब पेश की गई थी? कब पेश की गई थी? 1878 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया? बताइए कब किया था? तो 1857 का विद्रोह कब से शुरू हुआ था? तो 10 मई से हुआ था। 10 मई से हुआ था। 10 मई 1857 से शुरू हुआ था। कहाँ से? तो मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से? मेरठ से शुरू हुआ था। मगर यहाँ पूछा है कि बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब शुरू किया था? तो 11 मई। कब? तो 11 मई 1857, यानी एक दिन जस्ट बाद मेरठ से दिल्ली चला गया था और वहाँ क्या जो है बहादुर शाह जफर को यानी बुरा बादशाह को क्या किया था? उसको जो है अपना जो है नेतृत्वकर्ता घोषित किया था और उसी के नेतृत्व में जो है सभी सैनिकों ने जो है 1857 की क्रांति में किया भाग लिया और जो है अंग्रेजों से लड़ा था। कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया? अवध का अधिग्रहण कब किया था? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो कब किया था? तो 1856। तो 1857 में तो क्या है फिर? 1857 में 1857 की क्रांति। तो इसका मतलब है कि आपका जो है 1856 में क्या किया था कि अंग्रेजों ने कहा कि जो है आपका जो है अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह, तो उसको जो अयोग्य घोषित कर दिया और अयोग्य घोषित करने के बाद जो है उसको कहाँ कहाँ भेज दिया? उसको कलकत्ता भेज दिया और जो है उसका राजपाट जो है कब्जा कर लिया। जिसके वजह से क्या हुआ कि बेगम हजरत महल ने 1857 में क्या किया? जो है अवध से जो है क्या किया? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था अंग्रेजों के खिलाफ। आपको
याद होगा। और आपको ये भी पूछता है कि 1857 की क्रांति में आपका जो है कहाँ से, लखनऊ से, अवध नहीं, लखनऊ से जो है किसने नेतृत्व किया था, तो आपका जो है लखनऊ से कौन, तो बेगम हजरत महल महल ने किया था, बेगम हजरत महल। पटना से कौन किया था, तो पीर अली ने किया था। बिहार से पूछेगा तो बाबू कुंवर सिंह। दिल्ली से पूछेगा तो आपको क्या बताना है, दिल्ली से अगर पूछ देगा तो आपको बताना है कि जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर। अगर आपको पूछे फैजाबाद से तो मौलवी अब्दुल्ला। ये भी आपको याद रख के चलना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था, कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई थी, समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई थी, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856, इसका आंसर ए हो जाएगा सही। अब अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात थे, अब बताइए क्या होगा इसका, डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध था, विख्यात थे, क्या होगा इसका आंसर, तो क्या हो जाएगा, मौलवी अब्दुल्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मौलवी अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला नहीं अहमदुल्ला लिखा हुआ है, मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से यही तो नेती तो ही किया था। अगर हजरत महल बोला तो बेगम हजरत महल कहाँ से, तो बेगम हजरत महल आपका जो है लखनऊ से किया था, ये आपको भी याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया, बताइए किसे फांसी पर लटका दिया था अंग्रेजों ने, तो किसे, तात्या टोपे को लटका दिया था। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम कहा, बताइए किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना था, बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, तो जेम्स आउट्रम। क्या हो जाएगा, जेम्स आउट्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस थे। क्या था, चर्बी वाला कारतूस था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, बताइए गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट नहीं पूछा, इंडिया गेट तो दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो मुंबई में है। कहाँ पे है, मुंबई में है। तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1911 में, ये भी याद रखना है आपको। अब क्या है, संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया था, पहला प्रयास कब किया गया था, तो 1872 में किया गया था, मगर वहां से लगातार कब किया गया था, तो 1881 से 10 की जनगणना शुरू हो गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई थी, बताइए क्यों की गई थी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना, तो नक्शा तैयार करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। जब गांधी जी कब आए भारत, तो 1915 में जब अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि आप जो है क्या कर लीजिए, पहले पूरे भारत का एक बार भ्रमण कर लीजिए। और यही क्या थे उसके राजनीतिक गुरु थे, कौन, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही इसको, यह बात कही थी उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की, बताइए साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी, तो अहमदाबाद में की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, तो कब हुआ था, 1916 में, 1916 में। अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था, बताइए कपड़ा मिल आंदोलन कब हुआ था, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए क्या हो जाएगा, तो 1918 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1918, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि जो है वहाँ के जो वर्करों को जो है क्या, कि जो है वहाँ के मालिकों ने जो है, फैक्ट्री के मालिकों ने, मिल मालिकों ने जो है अब डबल बोनस देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ जो है आपका जो है विद्रोह हुआ था, यानी 1918 में। तो और भी विद्रोह आपको याद रखना है, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, बताइए कौन थे,
अखिल भारतीय 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? बताइए, कब आंदोलन आरंभ किया था? तो कब? अगस्त 1920। तो कब? 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया था। निम्नलिखित में कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? बताइए, साइमन कमीशन के सदस्य कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू नहीं थे, चित्तरंजन दास नहीं थे, गांधी जी भी नहीं थे। तो अब क्या बचा इसका? अब क्या बचा? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताइए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो मार्च 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गैडेनलियू कहाँ की थी? रानी गैडेनलियू कहाँ की थी? तो मणिपुर की थी। कहाँ की? मणिपुर की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी? बताइए, कब हुई थी? तो अगस्त 1932 में हुई थी। अगस्त 1932 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था कौन? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की पहली सरकार कहाँ स्थापित की थी? कहाँ स्थापित की थी? तो सिंगापुर में स्थापित की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? पहले ये आपको याद रखना है। बताइए, ये भी आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन इस तरह का आपको पूछ सकता है। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, बताइए कौन नहीं था? क्या हो जाएगा आंसर? तो वेवेल नहीं था। वेवेल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? बताइए, कब किया था? 1948 में क्लेमेंट एटली ने कब घोषणा किया था? क्लेमेंट एटली क्या था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था उस टाइम। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा बताइए? यानी फरवरी 1947। कब? फरवरी 1947। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? बताइए। तो वैसे तो क्या होना चाहिए? माउंट बेटन योजना होना चाहिए। माउंट बेटन योजना के तहत जो है 1946 में हुआ था। 1946 में हुआ था कि जो है इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, मगर यहाँ पे वो ऑप्शन है नहीं। तो आपको किसके साथ चलना है? तो कैबिनेट मिशन योजना के साथ चलना है। कैबिनेट मिशन योजना यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और इसको जो है अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। यानी ऐसे पूछता है कि संविधान सभा के पहली पहली अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद। पहले अगर पूछ देगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? बताइए, कब पूरा हुआ था संविधान का निर्माण? कब पूरा हुआ था? 1949। तो 26 नवंबर 1949 को। और इसी 26 नवंबर के दिन को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस मनाते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन, तो गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये पूरे आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की थी? बताइए, किसने किया था? तो आरवी धुलेकर ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? बताइए, गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई
पटेल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया था? तो किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। किसने? एनी बेसेंट ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष यही थी, पहला प्रथम महिला अध्यक्ष। और आपको पूछिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, याद रखना है, सरोजिनी नायडू। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये भी आपको याद होगा। संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। कब यानी कि उसका जो है स्थापना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। अब जो है आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन है आपका 100वां क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खां। कौन? अब्दुल गफ्फार खां थे। अब जो है आप लोगों का जो है यहाँ पे मैंने आपको कितना 100 क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कीजिए और तभी इसका बोर्ड एग्जाम में आपको इसका फायदा मिल सकता है। और यहाँ पे आपका ये सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इसको भी सही तरह से देख लीजिए। आप लोग एक एक करके मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए सारा क्वेश्चन को। ये सारा पेपर था, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, अब जो है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छा लगा है, तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि मेरा अगला वीडियो अगर आए तो उसका आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन पता चले और आप उसको आसानी से देख सकें। तो चलिए अब क्लास को एंड करते हैं।